हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक जर्मनी में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है। और जैसा कि हमने लास्ट में देखा था, लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो हिटलर होता है वो अपनी सत्ता में काबिज़ होता है और वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उसकी जो विचारधारा है उसका उदय होता है नाज़ीवाद का, और वहाँ पे ये एक विशेषाधिकार अधिनियम भी पारित होता है जिसमें जो है जो विशेष वर्ग के लोग थे, यानी कि जो नाज़ी विचारधारा के लोग थे, उनको संरक्षण प्राप्त था। बाकी जो लोग थे उनका खुलेआम क्या होता था, वहाँ पे कत्ल कराया जा रहा था हिटलर के द्वारा, ठीक है। और हिटलर की तानाशाही स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने पुनर्निर्माण, यानी कि जो जर्मनी का पुनर्निर्माण है उसमें उसकी क्या भूमिका रहती है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हिटलर ने क्या किया, सबसे पहले वहाँ की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो होती है किसी भी देश के लिए वहाँ की इकॉनमी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर वहाँ की इकॉनमी वीक हो जाती है तो फिर सारे जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसी देश को अगर मजबूत सशक्त बनना है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को और बहुत ही मजबूत होना पड़ता है। तो इसलिए हिटलर ने सबसे पहले क्या किया कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को और जो है सशक्त करने के लिए क्या किया कि इसकी जिम्मेदारी वहाँ के जो अर्थशास्त्री थे हाल्मर शाक्त उनको सौंप दी, ठीक है। और शाक्त ने क्या किया कि शाक्त ने पहले जो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसने सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के ज़रिए, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा गरीब थे कि वो अपने पैसों से कोई भी बिजनेस या कोई भी रोज़गार नहीं कर सकते थे। तो ये पूरी तरीके से 100% ये एक ऐसा रोजगार संवर्धन कार्यक्रम था जिसके ज़रिए 100% उत्पादन होता था और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया जाता है, ठीक है। और मशहूर जो जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार वैक्सवैगन वो इसी परियोजना की देन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब वहाँ की अर्थव्यवस्था सही होती है तो ये घोषणा की जाती है, ये वाली पोस्टर से घोषणा, ठीक है। यहाँ पे एक ये कार पे बैठा हुआ एक आम नागरिक है, वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि अब कोई भी, यानी कि आम नागरिक मजदूर भी कार खरीद सकता है। इस तरीके की वहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगता है। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फ़ौरन कामयाबी मिली, यानी कि अर्थव्यवस्था पहले उसने सुधारी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फ़ौरन कामयाबियाँ मिली, क्योंकि 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया था। 1933 में क्या किया, लीग ऑफ नेशंस से उसने अपना जुड़ाव ख़त्म कर दिया था और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया था और एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। तो 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला देता है ये हिटलर, ठीक है। किस बेस पे मिलाता है, इसका नारा क्या था, एक साम्राज्य और एक नेता के नारे की आड़ में ये ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लेता है। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया में जो है कि कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटनलैंड प्रांत पर कब्जा किया, ठीक है। तो वहाँ पे ये कब्जा कर लेता है और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया इसने। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी, तो इसलिए उसे भी क्या मिल रहा था, समर्थन मिल रहा था। जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी, जैसा कि हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि वर्साई की संधि होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में, तो उसमें जर्मनी के जो है ये संधि के द्वारा उसको बहुत ही अपमानजनक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से वहाँ की जो आर्थिक स्थिति होती है जर्मनी की वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नीयत अब पलटने वाली है।
ठीक है। तो इस तरीके की जब वहाँ पे चीज़ें जल्दी जल्दी इस तरीके से कामयाबी मिल रही थी, तो देश का जो रवैया था वो पूरा चेंज होने वाला था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैप में दिखाया गया है कि ये जो है यहाँ पे जर्मनी है, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया को भी ये ने उसमें मिला लेता है, ठीक है। उसके बाद जो ये इस तरीके से अपने राज्य का विस्तार करने लगता है, ठीक है। लेकिन हिटलर यहीं पर रुकता नहीं है, यानी कि इतना सब उसके ये सब जो हड़प नीति वगैरह ये सब स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसके बाद भी वो रुका नहीं। शाक्त जो वहाँ का अर्थशास्त्री था, उसने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। तो शाक्त जो वहाँ के साथी थे, उसने हिटलर को सलाह दी थी कि ज़्यादा जो है हथियारों और सेना और युद्ध पे ये पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि जो सरकारी बजट था वो अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। शाक्त को उनके पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था, यानी कि वो राष्ट्र के विस्तार के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था, चाहे उसका तरीका कोई भी हो। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। तो 1939 में क्या करता है कि पोलैंड पर भी हमला ये कर देता है। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी अब उसका युद्ध शुरू हो गया सितंबर 1940 में। तो यहीं से हम देख रहे हैं कि जो ये 1939 का समय जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध हम कह सकते हैं कि हिटलर की देन ही थी, ठीक है। और सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसके साथ में इटली और जापान भी आ जाता है। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई थी। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था और 1939 से 1945 के बीच में ये द्वितीय वर्ल्ड वार चलता है, ठीक है। तो यहाँ 1940 में हम देख रहे हैं कि हिटलर जो है अपनी ताकत की सर्वोच्च शिखर पे था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर लिया, ठीक है। अब वो चाहता था कि हम पूर्वी यूरोप को जीत लें, ठीक है। तो उस पर वो पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाता है। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह यानी कि लिविंग स्पेस का इंतज़ाम करना चाहता था। जून 1941 में क्या होता है, जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया, ठीक है, यानी कि रूस पे हमला कर देता है ये। और यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी मानी जाती है। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसैनिकों के बमबारी की चपेट में आ जाता है, और जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाकों के यानी कि क्योंकि जो पूर्वी जो इसकी सीमा थी जर्मनी की पूर्वी, तो पूर्वी साइड में सोवियत संघ था, ठीक है। तो वहाँ से इसको फिर मात झेलनी पड़ जाती है। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वह बर्लिन के बीचों बीच जा पहुँचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जर्मनी है, ठीक है, और यहाँ पे ये सोवियत संघ है। और यहाँ पे जब ये तो इधर से इसको सोवियत संघ से लड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम बन जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। स्टार्टिंग में वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, क्योंकि पहले जब
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें अमेरिका भी जो है लड़ता है इसमें मित्र राष्ट्र की तरफ से, और लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया। तो अमेरिका भी, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जापान है वो हिटलर को समर्थन देता है, और जो वहाँ का पर्ल हार्बर होता है, पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाता है। तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ता है। वैसे अमेरिका इसमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाह रहा था, क्योंकि जो पहला विश्व युद्ध था उससे उसको काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म होता है। यानी कि जो जापान है इसने जब पर्ल हार्बर पर जो अमेरिकी ठिकाने होते हैं इन पर जब वो आक्रमण कर देता, तो यहाँ पे क्या होता है, जो जापान है, जापान पे अमेरिका क्या करता है कि अमेरिकी परमाणु बम, अमेरिका जो है परमाणु बम से हमला कर देता है और यहीं से इस युद्ध की युद्ध जो है यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब एक बार क्या होता है कि जो हमने कहानी सुनी थी, तो यहाँ पे हम दूसरे विश्व युद्ध के जो ये इसके बाद क्या करते हैं कि जो पहले हमने पढ़ा था फ्लैशबैक, जैसे कि हेलमुट और उसके पिता की कहानी होती है, उसके बारे में हम वापस लौटते हैं। और यह युद्ध क्या है, यह युद्ध एक नाज़ी जुल्मों का क्या होता है, एक कहानी है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिटलर रिपोर्टेड डेड, और ये भारतीय समाचार पत्रों में जर्मनी की हालत आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब। और फिर जो है नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण, यहाँ पे हम देखते हैं जैसा कि जो हेलमुट होता है वो स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा होता है, तो उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। नाज़ियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। ठीक है, तो नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। ठीक है, वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड नीली आँखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। तो यहूदियों को क्या करता है ये हिटलर जो है, ये बहुत ही बड़ी मात्रा में इनका कत्ल करवा देता है। ठीक है, तो वही ये हेलमुट जो होता है स्टार्टिंग में जो बोल रहा होता है कि जो नाज़ियों ने किया है ना वो अब हमारे साथ में होगा, वो इस चीज़ का उसे डर होता है उसके पिता को। ठीक है, जो उसके पिता हेलमुट की माँ से कह रहे होते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर ली होती है। ठीक है, तो इस नज़र जो ब्लांड होते हैं, ब्लांड जो है एक नीली आंखों वाले लोग थे, प्रजाति थी, और एक नॉर्डिक जर्मन आर्य थे जिनको सबसे ऊपर माना जाता था, और यहूदी जो थे सबसे निचली पायदान पर आते थे। ठीक है, फिर यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच रखा गया था। तो काफ़ी रंग भेद था, नस्लवाद था यहाँ पे। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। ठीक है, जो यहाँ पे डार्विन होते हैं, प्रकृतिवाद होते हैं, और हर्बर्ट स्पेंसर इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो जो डार्विन ने प्रकृति विज्ञानी थे और इन्होंने सिद्धांत विकास और प्रकृति के चयन की अवधारणा का सिद्धांत दिया है, और इसके जरिए इन्होंने पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। और बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट
जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये विचार इन्होंने दिया, किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया इसके बाद में। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही जिंदा बचेगा। और किस बेस पे दिया? ये डार्विन के प्रकृतिवाद के चयन की अवधारणा के बेस पे इसको दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वहीं पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन के ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की थी। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। यानी कि जो डार्विन थे, डार्विन ने सिद्धांत तो दिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो इंसान, जो प्रकृति है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन जो नस्लवादी विचारक थे, उनका मानना ये था कि जो पराजित समाज है उस पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए ये डार्विन के विचारों का सहारा लेते थे। नाथियों की दलील बहुत सरल थी। ठीक है, कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, क्योंकि वो डार्विन के विचारों का जो है समर्थन करते थे। उसको दूसरे तरीके से वो उसका अर्थ निकाल लेते थे। कमज़ोर नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। तो जो नाज़ी थे, वो क्या कहते थे कि जो बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी। तो वो जो नाज़ीवाद थे, वो अपने आप को ताकतवर सिद्ध करने के लिए क्या करते थे, क्या किया कि यहूदियों का और बाकी जो भी उनको पसंद नहीं आते थे लोग, उनका क्या करते थे, मार देते थे। ठीक है, तो आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उनका ये मानना था, और उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। तो इस तरीके से विचारधाराएं चल रही थी। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू क्या था? हिटलर की जो विचारधारा थी उसका दूसरा पहलू ये था, पहला तो वो गया डार्विन के सिद्धांत को मानते हुए उसने ये सब अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया, और लेवेंस्ट्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। दूसरा पहलू लेवेंस्ट्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा थी, उससे संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है। यानी कि वो नाजियों का विस्तार करना चाहता था। इससे मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में क्या होता? पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके, और जिससे कि और ज़्यादा शक्ति जो है हासिल कर सके हिटलर। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। तो पोलैंड पर भी क्या करते हैं, ये अपने नाज़ीवादियों का जो वहाँ पे विस्तार करने लगता है। फिर यहाँ पे नस्लवादी राज्य की स्थापना। अब इसके पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जैसे कि नार्डिक जर्मन आर्य। तो नार्डिक जर्मन आर्य कौन थे? तो आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा है। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ठीक है, ब्लॉन्ड किसे कहते थे? ब्लॉन्ड जो है नीली आँखों और सुनहरे बालों वालों को ब्लॉन्ड कहते थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से नस्लवादी राज्य की स्थापना जो है हिटलर करता है। सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्लीय समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। ठीक है, जिससे वो अवांछित मानते थे उन नस्लों को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और फिर नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे।
ठीक है। तो जो शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्य थे उनको ये लोग सिर्फ वांछित मानते थे, बाकी सभी को क्या मानते थे, अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था, यानी कि ये जरूरी नहीं था कि वो जर्मनी का नहीं इंसान होता था उसको वो मार देता था, बल्कि जो जर्मनी में रहते हुए भी वहाँ के नागरिक भी थे, तो वो अगर क्या थे कि नार्डिक आर्य नहीं थे, ब्लॉन्ड नहीं थे, तो उनको अवांछित समझ के उनको मार दिया जाता था। और जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेजिया यानी कि दया मृत्यु। यूथनेजिया कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। यानी कि जो हेलमुट के पिता होते हैं, तो वो जो हिटलर के शासनकाल में, हिटलर के राज्य में क्या होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यूथनेसिया एक ऐसा टर्म है जिसे दया मृत्यु हम बोलते हैं। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को वो स्वेच्छा से त्यागना चाहता है तो उसको हम दया मृत्यु, यानी कि कोई भी असाध्य रोग से जो है ग्रसित है, और या फिर वो अपने शारीरिक और मानसिक रूप से अयोग्य मानते थे, तो उसको क्या किया, उनको जो है यहाँ पे तो हेलमुट के जो पिता थे उन्होंने मतलब इस सहारे से उनको मेडिसिन के ज़रिए उनको क्या किया, मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे, उनको मौत के घाट उतारा, ठीक है। और यही सब चीज़ें थी कि उनके अंदर जो स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं कि जो हेलमुट के पिता होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा भय होता है और इसीलिए वो भी अंत में आत्महत्या कर लेते हैं। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें, यानी कि यहूदियों का तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनका कत्ल हो ही रहा था, बल्कि और भी कई नस्लें थीं जो इसी नियत के लिए अभिशप्त थीं। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई। तो जर्मनी में जो रहते थे पहले जिप्सियों और अश्वेत लोग जो थी, रंग भेद की भी भावना चल रही थी। अश्वेतों की तो पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली जाती है और बाद में उन्हें मार दिया गया था। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया, और जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया जाता है। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर जाते हैं। नाज़ी जो होते हैं, नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी, ठीक है। तो ये कारण ये भी था कि जो यहूदियों के ईसाई धर्म में, यहूदी जो थे वो ईसाई धर्म में नहीं मानते थे, ठीक है। और ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जो नाज़ी थे वो ये जो ईसाई थे ये बहुत ही ज़्यादा इनसे घृणा करते थे। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे, तो इनको इस कारण ये सब मानते थे और बहुत ज़्यादा घृणा करते थे। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी, ठीक है। तो मध्यकाल तक क्या हुआ कि मध्यकाल तक जो यहूदी थे उनको ज़मीन का मालिक बनने की मनाही हो जाती है, और ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी कि दड़बा कहा जाता था, ठीक है। नस्ल संहार के ज़रिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था, यानी कि जो यहूदी अगर ईसाई बन जाते हैं, धर्म परिवर्तन अपना कर लेते हैं, तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए, क्योंकि उनको अपनी जान बचानी थी। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था,
ठीक है, क्योंकि वो जो है वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी, उसकी जो घृणा थी उस नस्लवाद के प्रति। और ये जो हिटलर है, हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। ठीक है, तो यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म कर देना ही क्या था, उसका एकमात्र समाधान था। सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। ठीक है, यानी कि इस तरीके की उनको आतंकित कर दिया गया। और 1939 से 1945 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ हम टर्म देख लेते हैं, जैसे कि जिप्सी का भी यहाँ पे जिक्र हुआ था। तो जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिंथी और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। तो सिंथी रोमा दो समुदाय थे। ठीक है, सूदखोर किसे कहते थे, बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन। इस शब्द का प्रायः गाली के रूप में प्रयोग किया जाता था। घेटो किसे कहते थे, तो ये एक किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना, घेटो भी कहा जाता था। किसको कहा जाता था, यहूदियों को। फिर यहाँ पे जो है नस्ली कल्पना लोक यानी कि यूटोपिया, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।